जय हिंद दोस्तों, आपका हदीद सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हदीद खान फिर से इतिहास लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने जो भी विद्यार्थी 10 का है, जो जिन्हें 2021 में 10 देनी है, उनके लिए मैंने स्पेशल इतिहास का सब्जेक्ट शुरू किया है। सोशल साइंस का मैं सभी पढ़ाऊँगा। तो इतिहास में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का दो वीडियो कर चुके हैं। एक नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा इटली का एकीकरण। उसमें मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, काउंट काबूर के बारे में, गैरीबाल्डी के बारे में, विक्टर इमैनुअल के बारे में। तो ये सारा हम लोगों को राष्ट्रवाद क्या था पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह से यूरोप को जीता, इसको देखा। तो ये हमारा जो इस कड़ी का जो है ये लास्ट वीडियो होने जा रहा है, जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, उसमें बिस्मार्क की बहुत ही अहम भूमिका थी, उसको भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आप लोग इतिहास किस लिए पढ़ा जाता है या हर कोई को इतिहास किस लिए जानना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है स्थान। सबसे पहली बात तो इतिहास जो है वो वर्तमान का दर्पण है, यानी हम वर्तमान को तभी समझ सकते हैं जब हम इतिहास को जानते होंगे। अभी कई ऐसी घटनाएं होती है, आप देख सकते हैं, कश्मीर का ही मुद्दा हो या चीन का ही मुद्दा हो, या कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम बिना इतिहास को जाने नहीं जान सकते हैं। तो इतिहास का बहुत अहम स्थान है। तो हम लोग जो है इसी को कड़ी को बढ़ाते हुए, जो विद्यार्थी 10 का है बिहार में 2021 में देने वाले हैं, उनसे आग्रह है कि आप अपने दोस्तों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। मैं पूरा वादा करता हूँ कि उससे सोशल साइंस खत्म करने के बाद जो भी अगर समय बचता है तो मैं सारा विषय खत्म करूँगा। आप शेयर करेंगे, दोस्तों को जोड़ेंगे। तो आज हम लोग का विषय जो है वो जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क का योगदान। दोस्तों, हमने इस विधि को चुना है इसलिए ताकि कई बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर छोटा छोटा नज़र आता है, आप स्पीड में पढ़ाते हैं। जी दोस्तों, मुझे बोर्ड में पढ़ाने में बेशक छोटा नज़र आता होगा आप लोगों को, इसीलिए मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे जो है आप लोगों को समझा करके बताएंगे। आप लोग का काम रहेगा कि सिर्फ किताब को पढ़ेंगे, जो मेरा यहाँ बताया हुआ वीडियो रहेगा उसे आप देखेंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हम रुक करके जो हार्ड वर्ड्स रहेगा उसको रुक करके बताएंगे। ज़्यादातर विद्यार्थी का जो सोशल साइंस में नहीं पढ़ते उसका वजह होता है कि उसे हिंदी सब समझ में नहीं आता, उसे हम दूर करेंगे। दोस्तों, जर्मनी जो 19वीं सदी में 1870 से पहले बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। लगभग उसके 300 छोटे छोटे टुकड़े थे। अब 300 छोटे छोटे टुकड़े में हर छोटा टुकड़ा का राजा अपना होता था। हर छोटा टुकड़ा का अपना राजा होने के वजह से व्यापार करना काफ़ी मुश्किल था। सब वहाँ की प्रजा जो थी वो राजा के प्रति वफादार रहती थी, ना कि अपने क्षेत्र के प्रति। जबकि हालांकि छोटे छोटे क्षेत्र में सभी जर्मन भाषी लोग रहते थे, इसके बावजूद भी उसमें जो है एकता ही नहीं थे, क्योंकि सभी राजा के प्रति वफादार रहते थे। और आप जानते हैं कि हमारे पूर्व मध्यकाल में भी जो है बहुत सारे राजपूत राजा होते थे, उन्हीं के बीच आपस में लड़ाई होता रहता था, जिससे हमारी भारतीय राजनीतिक एकता को काफ़ी ठेस पहुँची, जिससे जो है भारत में इतिहास कुछ दूसरा बना। तो दोस्तों, हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जर्मनी का एकीकरण में ये बात तय है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में था, उसे हम एकीकरण किए, यूनिफिकेशन किए, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो व्यापारी जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते थे, उनको वहाँ ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इस क्षेत्र जाते थे, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स देते देते वो परेशान रहते थे, इसलिए जो है परेशान रहते थे और वो व्यापार करना नहीं चाहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैसा टैक्स में ही लग जाता था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा। उनका उपाय ये था कि उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना सभी राजा को बोल करके एक संस्था बनाई जाए, और उस संस्था का नाम जो है जॉल्वे राइन रखा गया। जॉल्वे राइन 1834 में संस्था के गठन हुआ। और इस संस्था का जो काम था वो काम था एक शुल्क संघ था, व्यापारियों का संघ था। इसके माध्यम से बस इसी संघ के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे एरिया थे सब में जो है एक बार टैक्स देना पड़ता था, बाकी क्षेत्र में टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। इससे जो है जर्मनी में एकीकरण की शुरुआत होने लगी, लोगों में एकता की भावना जगने लगी, है ना, और व्यापार बहुत करना आसान हो गया, जिससे जर्मन भाषी धीरे धीरे जुड़ते गए। दूसरा, अगर हम लोग कारण देखें जर्मनी के एकीकरण का, तो
आप देखेंगे कि एक हीगल बहुत बड़े वहाँ के दार्शनिक हुए जर्मनी के। उनको कार्ल मार्क्स का पूर्वगामी यानी कार्ल मार्क्स का गुरु माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कम्युनिस्ट का जो थ्योरी है वो सबसे पहले हीगल ने दी है। केंट थे, ग्रिम्स बंधु थे, ये सभी जर्मन के लोगों में जर्मनी के एकता के प्रति भावना को बढ़ा रहे थे। और यही एकता धीरे धीरे उबल करके है जर्मनी जो 300 टुकड़ों में था उसको एकीकरण कर दिए, यूनिफिकेशन कर दिए, जिसको हम जर्मनी का एकीकरण के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा आपको मैप में लेकर के चलते हैं। बिना मैप का कुछ नहीं होता है। तो आप अपने अगर बुक है मैप का तो उसको खोलेंगे, देखेंगे अगर 1870 के पहले का मैप अगर जर्मनी का आप देखते हैं आपको मिल जाएगा गूगल में, तो जर्मनी 300 भागों बटा हुआ था। लेकिन कुछ राज्य जो है बहुत बड़े बड़े थे राज्य। तो उत्तर में एक राज्य था परसा उत्तर में एक राज्य था, और बीच में आएंगे तो राइनलैंड था, और नीचे आएंगे तो आपको जो है बोवेरिया मिलेगा। और आपको हम पहला वीडियो में बता चुके हैं कि राइनलैंड में ही 39 राज्य को मिला करके नेपोलियन बोनापार्ट जब पूरा यूरोप को जीत रहे थे तो उन्होंने जर्मनी को भी जीता। 39 राज्य को मिला करके जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। करने के बाद जो है दोस्तों जर्मनी में जो है एकता की भावना अपने आप पनपने लगी। दूसरी तरफ नेपोलियन बोनापार्ट क्या किए कि चूँकि वो फ्रांसीसी थे, विदेशी थे, इसलिए वहाँ के लोगों में जो है एकता की भावना आने लगी कि दूसरे मुल्क के जो है शासक हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम लोग पिछड़ चुके हैं, तो उसमें एकता की भावना आने लगी। इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मनी के एकीकरण में साथ साथ इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से जर्मनी का ये हम लोकेशन बताएं। अब उसमें परसा बहुत मजबूत एरिया था। परसा का राजा उस समय था विलियम प्रथम, लेकिन जर्मनी के राजा को कैजर कहा जाता है। कैजर आप जो है कहीं कहीं बुक में कैसर भी लिखा रहता है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। जर्मनी का ये बादशाह था। जर्मनी का जो मेन स्टेट है परसा का बादशाह था। तो वो चाहता था कि मेरे लीडरशिप में यानी मेरे लीडरशिप में जो है जर्मनी का एकीकरण हो, हम बॉस रहे, बाकी से जर्मनी को हम अपने बॉसगिरी में जो है एक कर दें, मेरा लीडरशिप हो, परसा का लीडरशिप हो। और ये उनका ख्याल था। और नीचे जो आप जाएंगे लोकेशन देखेंगे तो नीचे जो जर्मनी का दक्षिण जो हिस्सा है वहाँ राज था बुर्बोन वंश का। बुर्बो वंश जो आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा वहाँ उनका राज था दोस्तों। तो परसा चाहता था कि मेरे नेतृत्व में हो, और बुर्बो वंश को फ्रांस का समर्थन था, उसके बगल में फ्रांस है। फ्रांस नहीं चाहता था कि जो है वहाँ पर मेरा बुर्बो वंश खत्म हो। और जर्मनी का जो मध्य भाग था वो लगभग ऑस्ट्रिया के कब्जा में था। ऑस्ट्रिया में उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था। फिर धीरे धीरे जो है ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग साम्राज्य आया, तो उसी के अंतर्गत हुआ करता था। परसा कुछ अलग था, लेकिन उसके बावजूद जो है पर जर्मनी में एक संसद था। 300 छोटे छोटे राज्य जो थे वो एक संसद में बैठते थे। उस संसद का नाम था डायट। हालांकि वो संसद कोई बड़ा जैसा अभी हम लोग संसद देखते हैं उस तरह की कोई नहीं थी, कोई कानून नहीं बनाती थी, लेकिन एक औपचारिक रूप से संसद थी। और आप जानते हैं कि ये जो जर्मनी का एकीकरण, जैसे इटली के एकीकरण में पढ़े कि ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा दुश्मन था, तो इसी तरह जर्मनी के एकीकरण में भी जो है ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा दुश्मन था। ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिक, आप मेटरनिक युग पढ़े होंगे 1815 से 1848। ये भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी के एकीकरण हो। वो अपने बगल में एक मजबूत देश को भरना नहीं देना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में रहे और हमारे ही कब्जा में रहे। लेकिन आपको पता होगा, हमने बताया कि परसा का जो शासक विलियम प्रथम था उसने प्रण लिया था, कसम खाया था कि हम जो है जर्मनी को अपने नेतृत्व में जो है इसको एकीकरण करेंगे। इसी के लिए उसने 1862 में एक महान कूटनीतिक बिस्मार्क दुनिया का सबसे महान कूटनीतिक, यानी कि उसको महान गुप्त नेता कह सकते हैं। इतना बड़ा कूटनीतिक, इतने बड़े डिप्लोमेटिक, इतिहास में उनके जैसा मिलना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने विलियम प्रथम को बोले कि आप बेफिक्र रहिए,
पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण कैसे होगा वो मुझ पर छोड़ दीजिए। सबसे पहले उन्होंने इटली को मजबूत करना शुरू कर दिया, आर्थिक रूप से लोगों में एकता की भावना को पैदा करके कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में काफ़ी मजबूती देना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि 1750 में ही ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुका था, उद्योग फैक्ट्री लग चुके थे। मैनचेस्टर में जो है सूती का कारखाना पूरी दुनिया को जो है सूती के कपड़ों का निर्यात कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हमको ब्रिटेन को टक्कर देने के लिए औद्योगिकरण करना, आर्थिक रूप से पहले मजबूत होना है। यूरोप में जितना भी कंट्री है उसमें आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना होगा, तो इसने सबसे पहले कर दिया। जब ये सारा सिचुएशन हो गया तब उनको लगने लगा कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हम किसी से टक्कर ले सकते हैं। तो उसने सबसे पहले 1854 ईस्वी में 1864 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध किया। डेनमार्क का युद्ध 1864, आप एटलस में देखेंगे मैप, डेनमार्क जर्मनी के ऊपर अभी भी है। तो डेनमार्क में जो है 2 एरिया था, इसका नाम है हॉलस्टीन, कहीं पर लिखता है, कहीं पर हॉल्सराइन, हॉलस्टीन कहीं पर हॉल्सराइन, और एक स्लेस्विग या कहीं पर सेल्सविग लिखता है। तो हॉल्सराइन और स्लेस्विग ये डेनमार्क के कब्जा में थे। हालांकि वहाँ जर्मनी भाषा के लोग रहते थे, जर्मन नस्ल के लोग रहते थे, लेकिन जो है उसके क्षेत्र में, डेनमार्क के क्षेत्र में था। तो बिस्मार्क ने जो है उससे युद्ध करके उसको जीतने का प्रण किया। ऑस्ट्रिया से संपर्क साधा, ऑस्ट्रिया को बोला कि भाई हम जीतेंगे, तुम मेरा मदद करो, क्योंकि अभी छोटा था पर्सा, तुम हमारी मदद करो, हम जीतेंगे तो तुमको हॉल्सराइन दे देंगे या हॉल्स्टीन दे देंगे, और जो है हम स्लेस्विग ले लेंगे। हालांकि उसमें चाल था, आप आगे देखेंगे। तो डेनमार्क का युद्ध हुआ, डेनमार्क को पराजित कर दिया गया, वही हुआ, दोनों जीत लिया गया। हॉल्सराइन जो है वो दे दिया कि ऑस्ट्रिया को, और स्लेस्विग अपने पास ले लिया। बिस्मार्क ने बर्सा के नेतृत्व में ले लिया। लेकिन हॉल्सराइन में जर्मन भाषा के लोग थे, और बिस्मार्क बहुत बड़ा कूटनीतिक था, वो जानते थे कि ऑस्ट्रिया के कब्जा में कभी जर्मन भाषी रह नहीं सकते। और हॉल्सराइन की स्थिति आप देखेंगे तो वो पूरा पर्सा के ही कब्जा एरिया में था, यानी पर्सा के ही बीचों बीच एरिया में। तो उसे अब बोला जाए कि जो है बिहार से जो है एक बीच का एरिया को, पटना को निकाल लिया जाए तो ये बहुत मुश्किल। इसी तरह से पर्सा के ही अगल बीचों बीच एरिया में, यानी उसे चारों तरफ से घिरा हुआ हॉल्सराइन था, अब उससे जीतना था। तो बिस्मार्क तो महान कूटनीतिक था, फिर इसने युद्ध छेड़ दी। 1866 में इसने सेडोवा का युद्ध लड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आती है। 1866 में सेडोवा का युद्ध, पर्सा यानी जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता है। फिर वही महानतम बिस्मार्क दिखाते हैं और ऑस्ट्रिया को पराजित कर देते हैं। ऑस्ट्रिया पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया को जो है हॉल्सराइन देना पड़ता है। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को जो है इटली के लिए, हम इटली के एकीकरण में पढ़ाए थे कि वेनेशिया उस समय नहीं जीत पाए थे, तो वेनेशिया भी जो है उसको इटली को देना पड़ता है। इटली का भी एकीकरण धीरे धीरे पूरा होता है और जर्मनी का एकीकरण भी धीरे धीरे पूरा होता है। अब दोस्तों इतना एरिया जो है ऊपर का इसके पास एरिया आ जाता है। अब नीचे का जो हमने पहले बताया कि नीचे में किसका राज था, फ्रांस के ही नस्ल का बुरबोन वंश का राजा था। अब उससे जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर किसका समर्थन था, वहाँ पर समर्थन था फ्रांस का उस समय शासक था नेपोलियन थर्ड। तो नेपोलियन थर्ड से जीतना मुश्किल था, लेकिन तो इसने प्रण किया कि मेरे को जीतना है, तो मेरे को विलियम प्रथम का जो है महान वफादार बनना, विलियम प्रथम का जो कसम है उसको हमें पूरा करना है। तो फिर इसने जो है इसके साथ युद्ध की घोषणा कर दी। स्पेन में कुछ समस्या आई, उसको लेकर के जो है फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब हर तरफ से मजबूत हो चुके हैं, युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा करने के बाद अप्रत्याशित जीत, बिस्मार्क का, पर्सा का अप्रत्याशित जीत, पूरी दुनिया का शक्तिशाली फ्रांस को उस समय का, जहाँ पूरा उसका कब्जा था, अभी भी आप देखेंगे पांडिचेरी में उनका कब्जा था, कई देश में उनका कब्जा था, उसको हरा दी पर्सा। सिर्फ जर्मन भाषा, उनके नस्ल के मजबूती से हरा दिया, उनके इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति से हारने के बाद बिस्मार्क ने बोला कि हम जो है, और वो जो युद्ध हुआ 1870 में सेडान का युद्ध, सेडान बहुत इंपॉर्टेंट,
सेडान का युद्ध में हरा दिया। हराने के बाद बोला कि हम विलियम प्रथम को यहाँ राज्याभिषेक नहीं करेंगे, मुकुट यहाँ नहीं पहनाएंगे, हम फ्रांस की महान जगह वर्साई की महल जिसको लुई 14वां बनाए थे वहाँ हम उनका राज्याभिषेक करेंगे और नीचे चेयर पर जो है नेपोलियन तृतीय बैठेगा और हमारे सम्राट वहाँ राजा बनेंगे। हम फ्रांस को छोड़ देंगे, फ्रांस को कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन जो है उसको हम नैतिक रूप से, मोरली रूप से हम उसको हरा चुके होंगे। वहाँ पर मेरा राज्याभिषेक होता है, रियल में वहाँ पर राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने के बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी में एक जगह, वहाँ पर संधि होती है। संधि से जो है इसको मान्यता जर्मनी को मिल जाता है और जर्मनी एक देश जो है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो संधि बना है सेडान का युद्ध 1870 से, इससे जो है जर्मनी एक देश के रूप में बन जाता है। और वही जर्मनी 1870 में जिसका निर्माण हुआ, वही तरक्की करते 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 जो बीज बिस्मार्क ने बोया था, वही जर्मनी 1914 तक इतना पावरफुल बन चुका था कि जिस साम्राज्य का कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ था, यानी ब्रिटेन, उसके साथ चुनौती के लिए तैयार हो गया। रसिया के साथ चुनौती के लिए, फ्रांस के साथ चुनौती के लिए, और वही चुनौती का परिणाम था कि दुनिया का सबसे महान अजीब युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, आपको याद होगा वो हुआ। तो 1871 में होने के बाद आर्थिक रूप से हर तरह से मजबूती शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात, बिस्मार्क का ये खासियत था कि बिस्मार्क जानते थे कि जर्मनी को मजबूती या उसके जो विरोधी हैं उसको हम ऐसे फुसला करके नहीं छुपा सकते हैं। उसको छुपाने के लिए हमें जो है ब्लड, लौह एवं रक्त की नीति, लौह, आयरन एंड ब्लड रूल, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने बनाया? बिस्मार्क ने। बोला कि जो अगर आयरन यानी तलवार से लड़ना चाहेगा, जो विरोध करेगा उसको तलवार से निपटाएंगे या खून से निपटाएंगे, यानी खून बहा देंगे या खून ले लेंगे, लेकिन जो जर्मनी के हित में है उसी को हम जारी रखेंगे। इसी की नीति को पालन करते हुए जर्मनी को तरक्की देते गए। और बड़ी खासियत उनकी थी, जर्मनी कोई भी आदमी अगर विकसित करता है, कोई भी आदमी जब तरक्की करता है ना तो अच्छा आदमी उससे सटता है। वही हुआ, जर्मनी तरक्की कर रहा था तो ब्रिटेन भी उससे सटा, रसिया भी सटा, और सबके साथ इसने गुप्त संधि, त्रिगुट संधि किए, यानी 3 देशों के साथ मिलकर के कभी ये तीनों देश के साथ संधि कर दिए, ब्रिटेन, रूस, इसके साथ संधि कर ली। संधि करते करते गुप्त संधि, तो हम पर हमला नहीं करेगा, हम दोनों मिल करके जो है इससे हमला कर देंगे। अभी देखिए आपको पता चल जाएगा कि कौन देश किसका दुश्मन है, अमेरिका किसका दुश्मन है। लेकिन वो ऐसा संधि किए थे, दुनिया में पहला वो नेता थे कि आदमी को, किसी देश को पता भी नहीं चलता था कि मेरा दोस्त है कि मेरा दुश्मन है। तो सबसे पहला गुप्त संधि करने वाला वही है। और यही गुप्त संधि, यही चुगलीखोरी जो है धीरे धीरे आग का गोला बन जाता है और प्रथम विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है। हालांकि 1890 में जो है बिस्मार्क मर जाते हैं, विलियम प्रथम चलाते हैं। विलियम प्रथम के मरने के बाद विलियम द्वितीय, कैजर विलियम द्वितीय आते हैं और वो भी उसी नीति को पालन करते हैं, लेकिन एक बड़ा सत्ता को जो है शक्तिशाली राजा ही संभालता है। हालांकि उसमें शक्तिशाली था नहीं, इसलिए उतना कूटनीतिक नहीं था, इसलिए जर्मनी को युद्ध में ढकेल दिया। युद्ध कहीं से भी जो है बड़ा महान नेता का काम नहीं हो सकता। आप जितने भी शक्तिशाली हो जाए, युद्ध करना आपकी वीरता कभी कहला नहीं सकती है। तो यही हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और ये युद्ध का एक और भी कारण था कि जब देख रहे थे कि ब्रिटेन में इतना कब्जा हो गया है, फ्रांस का इतना कब्जा है, तो जर्मनी जो 1870 में बना, बोला कि अब हम भी कब्जा करेंगे। तो यही क्षेत्र उपनिवेश गुलामी बनाने के चक्कर में हम गुलाम बनाएंगे इसको, इधर लड़ाई होते जो है आपस में पूरा यूरोप भिड़ गया और दुनिया का महान युद्ध हो गया। तो हम लोग ये जर्मनी का एकीकरण था, इसको हम बढ़िया से सुनेंगे, 1-2 बार करके सुनेंगे, किताब को पढ़ेंगे, आपको किसी तरह प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बिस्मार्क का भी इसमें जीवनी था, इसमें जर्मनी के एकीकरण भी कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का हम बैकग्राउंड भी बना दिए। तो ये हमारा ऐतिहासिक को समझने का एक बहुत बेहतरीन जरिया है और इसमें फैक्ट भी दे दिए। तो कॉन्सेप्ट फैक्ट सारा है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने बिहार के जितने भी दोस्तों हैं उनके साथ शेयर करेंगे। चूँकि अब लॉकडाउन की वजह से बहुत कम बच्चे जो है ट्यूशन में जो है और विषय पूरा कर पाएंगे। मैथ और साइंस तो हालांकि बिहार में पूरा हो जाता है, लेकिन सोशल साइंस एक चुनौती मान लेते हैं अधिकतर सर।
तो इसलिए हम जो है इसी कमी को हम भी खुद पढ़े हो, 2014 में हमने मैट्रिक दी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने आपके बीच चैनल लाया है। इसमें आप पढ़िए, किताब एक बार देखिए, आँख मूंद करके जो है आप 80 में से 80 कर लेंगे। नंबर बिहार बोर्ड जो देगी वो कबूल करना होगा, और बिहार बोर्ड को तो से तो आप आगे हैं नहीं। तो दोस्तों यही था हमारा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, ये हमारा तरीका भी कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।